हम लोग प्रकार पढ़े थे, जितना कल पढ़े थे उससे एक बार रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, व्यंजन, कल हमने व्यंजन स्टार्ट किया था, व्यंजन स्टार्ट किया, फिर उसके प्रकार के बारे में पढ़े। ठीक है, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है मतलब जब भी हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलता है उसे क्या बोला जाता है? प्राण वायु। तो व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय प्राण वायु क्या करता है? रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय प्राण वायु क्या करता है? रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। ठीक है, फिर हमने व्यंजन का डेफिनेशन देखे तो वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन क्या हो जाएगा? वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा जिनके उच्चारण के समय अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है। ठीक है, व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा जिनके उच्चारण करने के समय अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कल व्यंजन के प्रकार देखे ऑनलाइन वाले सब रिवीजन कर रहे हो ना सब? ठीक, कल उसके बाद हमने व्यंजन के प्रकार देखे, क्या क्या देखे थे? एक स्पर्श के आधार पर देखे, दूसरा हम लोग ने देखे घोष के आधार पर, घोष इसे क्या बोला जाता है? कंपन। घोष के आधार पर देखिए, कंपन के आधार पर। थर्ड कल हम लोग शुरू किए थे प्राणवायु के आधार पर, इसको कर नहीं पाया था, आज पूरा कंप्लीट करेंगे इसको प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। और चौथा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो कल हमने देखे स्पर्श व्यंजन, मतलब व्यंजन के प्रकार स्पर्श के आधार पर। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा था बताइए जल्दी, ऑनलाइन वाले जल्दी बताइए कौन कौन सा था? अध्ययन के आधार पर था, अध्ययन के आधार पर था। कौन कौन सा था? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन था। और क्या था जी? और क्या था? अंतःस्थ था, अंतःस्थ। और क्या था? ऊष्मा व्यंजन था। और क्या था? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, हमने कल व्यंजन के प्रकार देखे, अध्ययन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। फिर हमने कल क्या क्या को पढ़े? स्पर्श, अध्ययन के आधार पर पढ़े कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्मा व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। ठीक है, वे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो बताइए जी, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हाँ 25। कितनी है? तो 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25। कितने वर्ग में इसको डिवाइड किया गया है? तो 5 वर्ग में। ठीक है, 5 वर्ग में कौन कौन सा है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और जी प वर्ग। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, फिर ट, ठ, ड, ढ, अण, फिर त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म। ये टोटल कितना हो गया? 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25। मतलब वे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर हमने देखे अंतःस्थ, अंतःस्थ में देखे कि वे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4। कौन कौन सा है बताइए? य, र, ल और व। कौन कौन सा? य, र, ल, व। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, अंतःस्थ की व्यंजन संख्या कितनी है? तो 4। य, र, ल और व। ठीक है, इसमें से मैंने बताया था य और व को, य और व को क्या बोला जाता है? अर्धस्वर बोला जाता है। य और व को अर्धस्वर बोला जाता है, अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक है, इसके उच्चारण करते समय जीभ कोई भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं करता य और व के उच्चारण के समय, इसी कारण य और व को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है सर, है ना? या हाँ, देखो ये अंतःस्थ का है प्रकार य, र, ल, व। इसके नंबर कितने अंतःस्थ का? 4 है। ठीक है, इसमें से भी य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, अर्धस्वर। ठीक, अंतःस्थ के बाद हमने देखे ऊष्मा व्यंजन देखे, तो वे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय ऊष्मा बाहर निकलते हैं या गर्म हवा बाहर निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा व्यंजन। कौन कौन सा जल्दी बताओ? स, उसके बाद स, फिर श, फिर ह। ठीक है, इसको ऊष्मा व्यंजन बोलते हैं। फिर द्विगुण व्यंजन,
कौन सा हो जाएगा द्विगुण व्यंजन? हाँ लेने वाले बताओ जी, द्विगुण व्यंजन बताइए जल्दी, कौन सा है द्विगुण व्यंजन? हाँ ठीक, अड़ा और अड़ा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? द्विगुण व्यंजन। ठीक, टोटल कितने हैं मूल व्यंजन की संख्या? कितनी है टोटल? 35 है ना, 35 है टोटल मूल व्यंजन की संख्या। देख लो, स्पर्श व्यंजन 25 हो गया, अंतःस्थ 4 हो गया, 25 4 29, उससे व्यंजन 4 29 4 33, और द्विगुण क्या हो जाएगा? 2, 35 हो गया टोटल। हुए ना सर? आपका क्लास नहीं आते इसी कारण है। नहीं मैं वो उच्चारण करके देखता था, ये टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे, तो जिसमें नहीं टकराएगा वो अंतःस्थ। हाँ अंतःस्थ है, अंतःस्थ है। ल जीव ऊपर टकरा रही है कि नहीं टकरा रही? नहीं टकरा रही उसमें। वो नहीं है। ठीक, तो इसमें से या और वह है, या और वह को अर्धस्वर कहा जाता है, या और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया अध्ययन के आधार पर हमने डिवाइड किया। तो उसके बाद देखते हैं घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सघोष और अघोष। सघोष मतलब कंपन के साथ, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। और अघोष मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बताइए सघोष व्यंजन की संख्या सर, सघोष व्यंजन की संख्या 31, और अघोष का बताइए। ये सब अघोष का कितना होता है? उसका उल्टा कर दो ना, ये सघोष 31 था, इसका उल्टा करो, 13 एक को पहले लिख दो। ठीक है, ठीक है, अघोष। तो कौन कौन सा वर्ण के थे बताइए सघोष में? सर मतलब जो लास्ट के होते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग के शब्द। ठीक है, और कौन सा था? अंतःस्थ था, य र ल व, और क्या था? उसमें का ह, उसमें का ह था ना टोटल, और जितने भी स्वर है वो हो जाएगा। हाँ, तो कितना हो गया टोटल? 31 हो गया। और इसमें क्या था अघोष में? सर शुरुआत के जो थे फर्स्ट एंड सेकंड, वहाँ पे हो गए 10, और एक हाँ तो उसमें था तीनों था ना। ठीक, चलो उससे आगे बढ़ते हैं। सब रिवीजन किया ऑनलाइन वाले? रिवीजन किया ना सब? ठीक ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्राणवायु के आधार पर। ठीक, इसको बता दूंगा सर मैं, और आप लोग को एक बार बता दूंगा क्लास होने के बाद। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्राणवायु के आधार पर देखते हैं। ठीक, देखिए प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्या क्या बताते हैं सर? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणवायु क्या होता है समझ आ गया? जब भी हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो जो हवा, जो वायु बाहर निकलता है हमारे मुख से, उसे क्या बोला जाता है? प्राणवायु। ठीक है, तो ये बोल रहा है अल्प प्राण मतलब वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है। ठीक है, वे वर्ण या वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय में हमारे मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है क्या कहलाता है? अल्प प्राण। ठीक है, और महाप्राण मतलब वे व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय हमारे मुख से ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, अल्प प्राण मतलब अल्प मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलेगा उच्चारण करते समय, और महा मतलब इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? प्राणवायु बाहर निकलेगा उच्चारण करते समय। ठीक है, इसकी संख्या मैंने बताया था, कितना बताया था? इसका 30 बताया था, इसका कितना बताया था? 14 बताया था। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक ठीक हो गया, चलिए देखते हैं इसको। 5 वर्ग का पूरा वर्ण लिख लेते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, ये हो गया टोटल। और अंतःस्थ कौन कौन सा है? अंतःस्थ कौन कौन से हैं? य र ल और व, ये है। ठीक है, ठीक।
अब देखते हैं इसकी संख्या कितनी है, 30 है। तो कौन कौन से वर्ण है, ठीक है। तो हमको लेना है पहला जो वर्ग है उसके सभी वर्णों को, तीसरा वर्ग के सभी वर्णों को और पांचवें वर्ग के सभी वर्णों को, ठीक है। किसको ले रहे हैं, मतलब पहला वर्ग के, तीसरा वर्ग के और पांचवा वर्ग के सभी वर्णों को ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब टोटल अंतःस्था का लिए हम लोग, अंतःस्था कितने हैं, 4 है, य र ल व, कितना हो गया 15 और 4 कितना हो गया 19 हो गया। अब बाकी जो बचे स्वर है, स्वर कितना है 11, बाकी कितने जो बचे वो स्वर है, कितने स्वर की संख्या 11, तो टोटल कितना हो गया 30 हो गया, है ना। तो प्रत्येक जो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। समझ आ गया कौन कौन सा है, ऑनलाइन वाले समझ आया, 30 कैसा हुआ, आया सबको समझ में ऑनलाइन वाले। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। ये हो गया, इसका भी पहला, तीसरा, पांचवा, इसका भी पहला, तीसरा, पांचवा, इसका भी पहला, तीसरा, पांचवा, सभी का, ठीक। ये क्या कहलाता है, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक। इसमें अंतःस्था को भी हम लोग देखें, य र ल व, और स्वर कितने 11, तो टोटल सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ आ लेने सब। हाँ, अल्प प्राण के केस में करेंगे गोपी किशन, अल्प प्राण बोल रहे हैं ना उस केस में, ठीक हो गया। अब देखते हैं महाप्राण, हो गया, समझ आ गया ना, महाप्राण देखते हैं। महाप्राण की संख्या कितनी है, तो 14 है, ठीक है। अभी हमने देख लिए थे पहला, तीसरा और पांचवा को देख लिए थे। अब कौन कौन सा बचा, दूसरा और चौथा बचा ना। तो दूसरा और ये चौथा अभी बता रहा हूँ, ये महाप्राण बता रहा हूँ, पहले अल्प प्राण हो गया था, ये महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 10 हो गया। और जो बचा है वो क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन कौन कौन सा है बताओ, श और ह, कितना हो गया टोटल 14, ठीक है। ये हो गया टोटल 14 आ गया। आया सब कॉलेज वाले समझ। हाँ, आशीष कुमार बता रहा हूँ, प्रत्येक वर्ग का देखो, हम लोग कल महाप्राण देख रहे हैं, महाप्राण की संख्या कितना है, तो 14 है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ये वर्ग देखो, ये वर्ग देखो, ये वर्ग देखो, इसका भी दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 4 है वो कौन सा हो जाएगा, उसमें व्यंजन हो जाएगा। कौन सा, उसमें व्यंजन, ठीक है। इसमें से किसी को भी वर्ण को दे देगा, क्वेश्चन बोलेगा कौन सा इसमें से अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, दे सकता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किसे अल्प प्राण कहेंगे, किसे महाप्राण कहेंगे, समझ आ गया ना, ठीक। तो ये हो गया प्राण वायु के आधार पर। आया सबको समझ में, मतलब हमने देखा था घोष के आधार पर देखे थे, तो सघोष का कितना संख्या था, सघोष का संख्या बताओ जी जल्दी, सघोष का कितना था संख्या, 31 था ना, और अघोष का कितना था 13 था, ठीक है। और इसमें अल्प प्राण में 30 है और महाप्राण में 14 है, ठीक। आया सर समझ में, हो गया ना, मिटा दूं, ठीक। आज में हम लोग का शब्द विचार कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखते हैं
मतलब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखते हैं। ठीक, आप लोग भी जैसे मैं पहले कॉलम बनाऊंगा वैसे ही बनाना, और इसको याद रखना। इसको याद करोगे ना तो पूरा एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा शब्द विचार है ना इस पे है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करना कॉलम को। ठीक, उच्चारण स्थान, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पास क वर्ग च वर्ग, सब पता चल गया ना। क वर्ग में कौन कौन सा आएगा, च वर्ग में कौन सा आएगा, पता चल गया। ट वर्ग में कौन सा आएगा, त में कौन सा आएगा, प में कौन सा आएगा। क वर्ग को क्या बोला जाता है और कंठा में बोला जाता है। च वर्ग को तालव्य में बोला जाता है, और ट वर्ग को मूर्धन्य बोला जाता है। त वर्ग को दंतव्य बोला जाता है। प वर्ग को ओष्ठव्य बोला जाता है। बताया था, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे करते जाना। पहले एक बार देख लो, उसके बाद लिखना है ना। पहले पूरे स्वर को लिखोगे, अ आ ई उ ई के बाद यहाँ पास री भी है ना, री भी है। आ ई री उ ए ओ हो गया। स्वर लिख लिए। स्वर के बाद हमको लिखना है अंतस्थ को लिखना है। अंतस्थ कौन कौन सा है, य र ल व। उसमें कौन कौन सा है, उसमें श श स और ह। ठीक है। अब हम लोग इसको पूरा चार्ट को बनाना है। सबसे पहले उच्चारण स्थान कंठ, गला, उसको क्या बोलते हैं, कंठव्य बोलते हैं। कंठव्य क्या बोलते हैं इसको, कंठव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंठव्य। कंठ से जो उच्चारित होगा क्या बोलेंगे, उसको कंठव्य बोलेंगे। कौन कौन सा वर्ग है बताओ ने, कौन सा वर्ग है जिसे कंठव्य बोलते हैं, तो क वर्ग। क वर्ग दैट मीन्स कौन कौन सा, क ख ग घ अंग। ठीक है, ये हो गया। अब स्वर में से इन दोनों को लेना है। ठीक है, स्वर में से किसको लेना है, इन दोनों को लेना है। ले लिए आ, और उसके बाद उसमें में से किसको लेंगे, हा को लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल में ही बता रहा हूँ। उसमें उसमें का किस में लेंगे, उसमें का कौन सा लेंगे, हा को लेंगे। हा को। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे दे देगा हा व्यंजन किसके अंतर्गत आएगा, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य। तो किसके अंतर्गत आ गए, कंठव्य। पांचों आप बोल रहे थे सर क्वेश्चन, देखो अंगा किसके अंतर्गत आ गए, कंठव्य के अंतर्गत आएगा। समझ आ गया ना। यहाँ तक सबको पता रहता है कि क ख ग घ अंगा, ठीक है, इसको कंठव्य बोलते हैं। लेकिन ये पता नहीं रहता आ और हा किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो किस में आएगा, वो कंठव्य में आएगा। किस में आएगा, कंठव्य में। समझ आ गया यहाँ तक, ऑनलाइन वाले आया सबको, आ गया। कुछ नहीं किया है। कंठव्य में क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग, क वर्ग वाले सभी व्यंजनों को, क ख ग घ अंगा इतना लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, जो स्वर के दो अ और आ उसको लिखे हैं। उसके बाद एक उष्ण व्यंजन का ह लिख दिए। ठीक, आ गया समझ में सबको। कंठव्य के बाद क्या आएगा, तालव्य, तालु। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, तालव्य बोला जाता है, तालव्य। च वर्ग क्या आगे इसमें, च वर्ग। तालव्य में कौन सा वर्ग आता है जी, च वर्ग आता है ना, बताया था। कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग। ठीक है, तालव्य में क्या क्या आएगा बताओ, च छ ज झ य। ठीक है, अब देखो इधर इसको किसको लेना। आप देखो आ तो हमने ले लिए, आप किसको लेंगे, ई और ई को लेंगे। किसको, ई और ई को लेंगे। ठीक है, और इसमें से अंतस्थ और उष्ण दोनों का सीधा सीधा इसको कर लो। देखो इसको या और स को लेंगे। ठीक है, दोनों को एक जगह लिख लेना। इसको ले लिए हैं, आ को ले लिए हैं और हा को ले लिए। अब इसके बाद कौन सा वर्ण आता है, ई और ई आता है। तो ई और ई को लेंगे, और इसमें से अंतस्थ का या लेंगे और उसमें का स लेंगे। आ गया समझ में। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, और ई और कौन सा हो जाएगा, या और स। आया सबको समझ में, ऑनलाइन वाले आ गया, आया सबको जी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ना, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। सीधा दे देंगे कि ये स है, कौन से व्यंजन के अंतर्गत आएगा, तो तालव्य के अंतर्गत आएगा। किसके अंदर, तालव्य के। ठीक है, ये
तालू तालू, जीप के ऊपर पैलेट। जीप के ऊपर। हाँ, जीप के ऊपर करते हैं इससे। ठीक है, आ गया सबको समझ में आता। अब उसके बाद देखते हैं मूर्धन्य, मूर्धा, जीभ के ऊपर का भाग, ऊपरी भाग। तालु मतलब जीभ के ऊपर का ही भाग होता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला भाग को बोलते हैं मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, मूर्धा। तो मूर्धा, इसको क्या बोला जाता है? मूर्धन्य। क्या? मूर्धन्य। वर्ण को क्या बोलेंगे? मूर्धन्य बोलेंगे। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, इसमें कौन सा वर्ग आता है जी? ऑनलाइन में बताओ जल्दी, कौन सा वर्ग आएगा इसमें? मूर्धन्य में कौन सा आएगा? मूर्धन्य में बताइए जल्दी। गुड गुड, ठीक है। ट वर्ग कौन कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ, अण, ये रहता है। ठीक है, अब कौन कौन सा बचा? अब हमको लेना है। इसके बाद क्या लिखा हूँ मैं? री लिखा हूँ, री लिखा हूँ ना। देखो अ पहले गए, अ पहले लिख दिया। उसके बाद ई गए, ई भी लिख लिया हमने। उसके बाद री आएगा, री को लिखेंगे, री को। ठीक है, उसके बाद किसको लिखेंगे? ये दोनों हो गया था, ये दोनों का पेयर बन गया था, हो गया था। अब कौन कौन सा लिखेंगे? इसको लिखेंगे। मैं थोड़ा संकेत भी अलग अलग बना दे रहा हूँ ना। इसको ले रहे हैं, अभी री को लिए, और अब किसको लेंगे? इधर या और स को। ठीक है, आया समझ में? मतलब र और स को। ठीक है, किसको? र और स को, र और स को। आया समझ में? यहाँ तक आया जी ऑनलाइन वाले? इसको बस बनाना सीख जाओ, फिर कुछ रटना नहीं पड़ेगा कैसे बना रहे हैं इसको। ठीक, मूर्धन्य में क्या लिखे हैं? ट वर्ग के जितने भी वर्ण वो है, वर्ण है, उसको लिखे हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। और किसको लिखे हम लोग? र और श को लिखे हैं। ठीक है, र और श को। मूर्धन्य के बाद क्या आ जाएगा? मूर्धा के बाद दांत, दांत, दांत को क्या बोलते हैं? दांत में जो चॉइस होता है उसको दंतव्य बोलते हैं, दंतव्य बोलते हैं ना। बताओ जी, दंतव्य वाला कौन सा हो जाएगा? दंतव्य वाला कौन सा वर्ण है? बताओ जल्दी ऑनलाइन वाले। हाँ, ट वर्ग मतलब त, थ, द, ध और न। ठीक है, त, थ, द, ध और न। ऊ किस में आता है? बताओ तो। ऊ किस में आता है? ओष्ठ में आता है, बताया था ना। ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब वे व्यंजन ध्वनि जिसके उच्चारण करते समय ओठ वृत्त की आकृति में खुलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वृत्ताकार व्यंजन। कौन कौन सा था? वृत्ताकार स्वर था, वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। कौन कौन सा था? ऊ, ओ और ओ था ना। ऊ, ओ और ओ था। ठीक, तो ऊ तो इसमें नहीं आएगा, दंत में नहीं आएगा ऊ। ठीक है, ल और सा आएगा। ये ले लिए, ये ले लिए। अब किसकी बारी है? ल और सा की। किसकी बारी है? ल और सा की। ठीक है, ल और सा की। इसको कौन से? ठीक, ये वाला साइंस से इसको डिवाइड कर देना, ल और स, ल और स। आया समझ में? ल और स। अब उसके बाद दांत के बाद क्या आ जाएगा? फिर क्या आएगा ऑनलाइन वाले? बताओ जी, दांत के बाद क्या आएगा? दांत के बाद हाँ, ठीक, ओष्ठ, ओष्ठ। इसको क्या बोला जाता है? ओष्ठव्य, ओष्ठव्य। क्या बोला जाता है? ओष्ठव्य। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बचेगा? ट वर्ग आ जाएगा पूरे, ट, प वर्ग, प वर्ग। कौन कौन सा प वर्ग में? प, फ, ब, भ, म। ठीक है, प, प, ब, भ, म। अब कौन सा बचा है? कौन सा बचा है? ऊ और ऊ बचा है, ऊ और ऊ बचा है। ठीक है, ऊ और ऊ। ठीक है, ठीक, समझ आ रहे सबको ऑनलाइन वाले? ऊ और ऊ। ठीक, अब कौन कौन सा फाइनली कौन कौन सा बच गया? ये भी उपयोग में हो गया, मतलब इसका भी यूज कर लिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन कौन सा बचा? ये बचा और वह बचा, मतलब 5 वर्ण और बच गए, 5 वर्ण और बच गए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी वर्ण को दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस व्यंजन के अंतर्गत आता है, पूछेंगे सीधा। तो आप लोग को इससे पूरा बनाना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा आंसर क्या आएगा इसका आंसर। अगर इसको बनाना सीख गया मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक, मेंस में लिखना पड़ता है ऐसे।
नहीं सर, ये पीटी के लिए जरूरी है, मेंस में ऐसा नहीं। मेंस में अगर आएगा स्पर्श व्यंजन क्या है तो परिभाषा दे दोगे और पूरे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से उसके पूरा लिख लोगे। जैसे 25 है तो 25 पूरे स्पर्श व्यंजन लिख लिए, हो गया। ठीक, अब देखते हैं ये जो बचा हुआ है ए ई ओ औ, ठीक है। अब ये बताओ ए का निर्माण कैसे होता है? ए का निर्माण कैसे होता है? आ और ई मिलता है तो किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। आ और ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। अब देखो आ कौन से वर्ण में है, मतलब कौन से वर्ण में? आ देखो कहाँ है? कंठ में। कहाँ है मतलब ये कंठ में हो जाएगा। और ई कौन से वर्ण में? देखो कहाँ है? ये तालु में। तालु में है, तालु में। तो इसको क्या बोलूँगा? आ मतलब ए और ए को मैं क्या बोलूँगा? ए और ए को मैं क्या बोलूँगा? कंठ तालव्य। क्या? कंठ तालव्य। दोनों को मिलने से बना है ना, क्या बोलूँगा इसको मैं? कंठ तालव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलूँगा इसको? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, ठीक। कंठ तालव्य कैसे बना, समझ आ गया? ठीक। कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है और तालु से हो रहा है। कंठ और तालु से हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं इसको? कंठ तालव्य बोल रहा हूँ। कौन कौन से हो गया? ए और ए आ गया, ठीक। ये भी हो गया। अब लास्ट देखो, लास्ट क्या है? ओ और ओ। आओ, अब ओ किससे मिलकर बनता है? ओ को बनाओ आ और ऊ से। अब देखो आ कहाँ है? कंठ में है और ऊ कहाँ है? ओष्ठ में, ठीक है। ऊ कहाँ है? ओष्ठ में। तो लिखोगे यहाँ पास कंठ प्लस ओष्ठ, मतलब कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्या क्या आ जाएगा इसमें? ओ और औ, ओ और औ। आने में समझ आया सबको? आ गया सबको समझ में? आया? आया सबको समझ में जी? हाँ, एक बार और मैं बता दूंगा। अब लास्ट बचा है वह। वह किसके अंतर्गत आता है? दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वह। तो ये पूरा याद रहना चाहिए। अगर ये पूरा याद है ना, आपसे कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जनरली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग सबको पता है, 5 क ख ग घ अंगा, लेकिन ये सब नहीं पता रहता कि ये किसके अंतर्गत है। तो यही सब चीज़ क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। ठीक, समझ आया सबको? ऑनलाइन वाले आ गया? एक बार और बता देता हूँ कैसे इसको बनाया हम लोग। चलो एक बार और देखिए, हमने क्या किया है? एक उच्चारण स्थान लिख दिए, यहाँ वर्ण लिखे, यहाँ पास उच्चारित वर्ण लिखे, ठीक है। उससे पहले हमने पूरा जितने हमारे पास स्वर है इसको लिख दिए। अ आ इ ई री, उ ए ऐ ओ अ। टोटल कितने? 11 है ना, इसको लिख दिया यहाँ पास। उसके जस्ट नीचे में क्या लिखे हम लोग? अंतःस्थ लिखे, य र ल व लिख लिए। उसके जस्ट नीचे में क्या लिखे हम लोग? उसमें लिखे स श श और ह लिख लिए। बनाने के लिए कैसे हमको बनाना है, याद नहीं करना, मतलब रटना नहीं, एक प्रकार से बनाना अगर सीख जाएंगे तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक। अब उसके बाद हमने लिखे कंठव्य। कंठ से जो उच्चारण होता है उसको क्या बोला जाता है? कंठव्य बोला जाता है। क वर्ग को सबको पता है, क वर्ग को सबको पता है। क ख ग घ अंगा, ये पांच वर्ण है, ठीक है। उसके बाद अ और ह। देखो ये अ को लिए हैं, स्वर का सबसे पहला जो 2 वर्ण है अ और उसको लिए हैं, और किसको लिए हैं? उसमें को लिए हैं, अ और ह, ठीक है। अ और ह, ठीक। सेकंड में देखो तालु, क्या बोलेंगे? तालु से जो उच्चारित होगा उसको तालव्य बोलेंगे। इसमें कौन सा वर्ग लिए हम लोग? च वर्ग लिए हैं। अब ये तो यूज कर लिए, कब किसकी बारी है? ई और ई की बारी है। तो च वर्ग वाले जितने वर्ण है उसको लिख दिए, च छ ज झ इया। अब कौन सा है? ई और ई की बारी है, तो ई और ई लिखे। अब इन दोनों को भी तो देखना है, इन दोनों को भी देखना है। तो अंतःस्थ का य लिया और उसमें का स लिया, अंतःस्थ का य और उसमें का स, या और सब, ठीक। अब थर्ड में देखें मूर्धन्य। मूर्धा से जिसको उच्चारण होता है, कौन सा वर्ग आ जाएगा? ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से है? ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। अब इसमें किसकी बारी है? अ भी हो गया, ई भी हो गया। अब किसकी बारी है? री की बारी है, ठीक है। तो री को डाले यहाँ पास, री को डाले और फिर यहाँ आ गए, फिर अंतःस्थ उसमें में आ गए कौन सा? र और श। कौन सा? र और श। ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग गए दंतव्य, त वर्ग में। त वर्ग के फिर जितने वर्ण उसको लिखे, त थ द ध न, ठीक है। अब कौन कौन सा बचा इधर? ल और श बचा। क्या बचा? ल और श। तो ल और श को हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक। उसके बाद बचा ओष्ठव्य। ओष्ठव्य मतलब प वर्ग, प
प फ ब भ म ओष्ठव्य हो गया। और ये जो उ और उ है, यहाँ तक री तक तो हम लोग आ गए थे, अब बचा उ और उ, तो उसको उ और उ को लिख ले यहाँ, ठीक है, उ और उ को लिख ले। अब इसके पास तो बचा ही नहीं है, ये अंतस्थ और उसमें तो पूरा यूज हो गया, बचा ही नहीं है, ठीक है। एक जो वह है वह तो बताया, ये क्या है, दंत ओष्ठव्य है। अब जो कौन कौन सा बचा है, ए अ और ओ औ, ये बचा है। तो ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अ और ई लिख सकते हैं। ए को कैसे लिख सकता हूँ मैं, अ और ई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अ कौन से वर्ण में है, देखो कंठ में है, और ई कौन से में है, तालव्य में। तो क्या बोलूंगा मैं, कंठ तालु का प्रयोग करने से ये बन रहा है, तो क्या बोलूंगा, कंठ तालव्य बोलूंगा, क्या, कंठ तालव्य, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा है, ओ बचा है। ओ कौन से व्यंजन से, वर्ण से बनकर बनेगा, अ और उ से। अ किसके अंतर्गत है, तो कंठ, और उ है वो ओष्ठ, तो इसको बोलूंगा मैं कंठोष्ठ। आया सबको समझ में, ऑनलाइन वाले आ गया, आ गया सबको। वो दंत और ओष्ठ, ओष्ठ के द्वारा होता है, दंत और ओष्ठ। नहीं, इसके उच्चारण से पता नहीं चलता, लेकिन ये है याद रखना कि दंत और ओष्ठ से, ठीक है, ठीक है, ठीक, ये दंतोष्ठ हो जाएगा। कौन सा, वह हो गया, सबको याद, ये हो गया सर, समझ आया। नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ना तो नहीं लगता वैसा नहीं हो रहा है करके, लेकिन इसको देखना तो करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर हम लोग उच्चारण करेंगे तो मुंह से, मतलब जीभ से ही होगा, ऐसा लगेगा हम लोग को, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ग्रामर तो है ये, ठीक है। इसको बना के प्रैक्टिस करनी, हाँ, इसको बना के प्रैक्टिस करना, उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है। ऑनलाइन में सबको समझ आया, आ गया। यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं सर, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। कोई भी वर्ण दे देंगे, पूछेंगे कौन से उसका जो उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक। जैसे आप ही क्वेश्चन दिए थे कि ये अंगा वाला है, कहाँ से हो जाएगा, तो ये कंठ से होगा, ठीक है। हो गया, मिटा दो वाले, सब मिटा दो ना, मिटा दो, ठीक, हो गया, मिटा दो सर। अब हम लोग देखते हैं टोटल कितने वर्ण है, उसको देखते हैं, फिर हमारा जो वर्ण विचार खत्म हो जाएगा। फिर कल आप लोग का टेस्ट रहेगा, पूरा वर्ण विचार और भाषा से हम लोग जितना पढ़े हैं ना वहाँ तक का। ठीक, चलो, टोटल नंबर कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ण 52 है ना। अब इसको पूरा हम लोग देखेंगे लास्ट में, समरी करेंगे लास्ट में, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11, और मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, तो 35, ठीक है। स्वर को लिख लेते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा, अ ई री उ अच्छा, उ ए ओ औ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, स्वर 11 हो गए। अब मूल व्यंजन में भाई पहले स्पर्श व्यंजन को लिखेंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या बताओ जल्दी, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है ना। इसको बनाना जी ऑनलाइन, जिसमें बनाना होगा वैसे बनाना, कितने 25 लिखोगे। फिर क वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, क ख ग घ अंग। च वर्ग में क्या आ जाएगा, च छ ज झ य। ट वर्ग में आ जाएगा ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म, ठीक है। तो टोटल हो गया 25, हमको जाना है 35 तक, ये 25 हो गया। अब उसके बाद देखो अंतःस्था, देखो अंतःस्था कितना है, 4 है, य र ल व, ठीक है। अंतःस्थ हो गया 4, 25 और 29। अब उसमें देखो, उसमें कौन कौन सा है, स श स ह, ठीक है, ये हो गया उसमें 25 और 29 और 33। अब लास्ट कौन बच गया, द्विगुण। कौन कौन सा हो जाएगा, अड़ा और अड़ा, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया टोटल, ये 35 और ये कितना हो गया 11, 35 और 11 46। अब और है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन या इसी को बोलते हैं संयुक्ताक्षर,
संयुक्ताक्षर कौन कौन सा होता है? श्र, क्षत्रिक छ, त्रिशूल के त्र, ज्ञानिक ज्ञा और श्र। ठीक है, ये होता है ना, ये 4 हो गया, टोटल 35 हो गया। 35 11 46, 46 4 कितना हुआ? 50 हो गया ना। 2 और बचे, 2 कौन कौन सा हो जाएगा? अयोग हुआ, अयोग हुआ कौन कौन सा? अम और आहा। ठीक है, तो ये टोटल हुए हमारे वर्ण, इसी को पूरा हमने पढ़े हैं, देख लिए। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, सब पूरा देख लिए इसको। ठीक है, इसमें से इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? इसको अनुस्वर, इसको विसर्ग बोलते हैं, बताया था है ना। और एक ये बताता है जैसे अंगा है, अंगा है ना, अंगा है, इसको क्या, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? तो पंचमाक्षर चिन्ह बोलते हैं। और जो अड़ा होता है, अड़ा और ये बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ताड़न जात चिन्ह बोलते हैं। क्या? ताड़न जात या उच्छिप्त चिन्ह बोला जाता है। ये नीचे में लगता है तो, नीचे में लगता है तो ताड़न जात या उच्छिप्त चिन्ह कहते हैं, बताया था। और अगर किसी शब्द के ऊपर में ऐसा लगा है, बिंदी नहीं है, तो उसको आगत स्वर कहेंगे। अगर उसके ऊपर बिंदी है तो उसको क्या बोलेंगे? अनुनासिक स्वर बोलेंगे। ठीक है, चंद्र बिंदु है तो उसको अनुनासिक बोलेंगे। ठीक, आया सबको समझ में? ऑनलाइन वाले आ गया ना सबको? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पूरा जो पढ़े हैं। ताड़न जात या उच्छिप्त, ताड़न जात मतलब होता है फेंका हुआ, ताड़न जात या उच्छिप्त चिन्ह बोलते हैं। अब एक बार पूरा जहाँ से स्टार्टिंग से हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर कल टेस्ट होगा जितना पढ़े उसका। ठीक है, ऑनलाइन वाले कल टेस्ट होगा ना, वर्ण विचार से कल टेस्ट होंगे जी कल। ओके, ठीक। हाँ, इसी टाइम पर गए मैं, इसी टाइम पर जो जिस टाइम में क्लास लगता है ना उसी टाइम। चलो स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज करते हैं, पूरी स्टार्टिंग से कहाँ से हम लोग शुरू किए थे वहाँ से पूरा। ठीक है सर, आप स्टार्टिंग में नहीं थे ना, सुन लीजिएगा। हो गया, लिख लिया पूरा। हमने शुरू किया था भाषा के बारे में। तो भाषा क्या होता है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। जिसका क्या अर्थ होता है? विचार प्रकट करना। ठीक है, तो भाषा वह माध्यम या साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा विचार व्यक्ति का माध्यम होता है। थर्ड है भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है, बताया था। उसके बाद मैंने बताया था भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, कौन कौन सा होता है? 3 बताया था, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। किसी भी चीज़ को सीखना है तो जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण मतलब उसको बार बार हमको याद करना है, और थर्ड अभ्यास मतलब उस चीज़ को बार बार हमको दोहराना है। ठीक है, फिर मैंने बताया था किसी व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है, कौन कौन से उसके क्रम होते हैं। तो सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास होता है, श्रवण कौशल के बाद वदन, वदन के बाद पठन, पठन के बाद लेखन कौशल का। सुनना सबसे पहले सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। उसके बाद मैंने बताया था आप लोग को भाषा के प्रकार बताया था। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा में क्या होता है? जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर करते हैं। लिखित भाषा में क्या होगा? जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करेंगे। और सांकेतिक में जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से करेंगे। क्या हो जाएगा? ये भाषा के प्रकार। ठीक है, फिर हमने देखिए भाषा की विशेषताएं, देखिए पूरा देखे थे ऑनलाइन वाले सब। उसके बाद हमने देखिए भाषा की विशेषताएं। ठीक है, भाषा की विशेषता में क्या क्या हो जाएगा? पहला भाषा का मानक स्वरूप होता है, मतलब भाषा का अपना एक व्याकरण और लिपि होता है। सेकंड देखिए भाषा का जो प्रवाह होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। ठीक है, थर्ड देखे थे भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, देखे थे ना। चौथा और क्या देखे थे? क्या देखे थे बताइए सर? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, और भाषा का जो भाषा की संरचना, भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। ठीक है, ये देखे थे। ठीक, उसके बाद भाषा को पढ़ने के बाद हमने क्या देखे थे? बोली देखे थे। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, लघु होता है। फिर भाषा और बोली में अंतर क्या होता है ये देखे थे, पता है ना सबको? भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का मानक स्वरूप होता है, बोली का मानक स्वरूप नहीं होता है। भाषा के अंदर बोलियाँ उपबोलियाँ हो सकती है, लेकिन बोली के अंदर नहीं होती है भाषा। ठीक है, क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है तो इससे बोलने वाले की संख्या ज़्यादा होती है, और बोली का क्षेत्र सीमित होता है तो इसको बोलने वाले की संख्या कम होती है। ठीक है, बोली का प्रयोग लोक साहित्य में या सामान्य बोलचाल में करते हैं, लेकिन भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये देखे थे। फिर हमने देखे थे जी मानक भाषा के बारे में देखे थे। मानक भाषा
मानक भाषा मतलब किसी व्याकरणबद्ध रूप और आदर्श रूप, उसको क्या कहा जाता है? मानक भाषा कहा जाता है। फिर भाषा का मानकीकरण देखे हमने। भाषा का मानकीकरण में क्या देखे कि किसी भी भाषा को उसके बोली रूप से विकसित करके मानक भाषा का रूप प्रदान करना भाषा का मानकीकरण कहलाता है। फिर हमने देखे राजभाषा, हमारा जो हिंदी है वो कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही मातृभाषा। हिंदी कौन सा भाषा है? राजभाषा। इसके बारे में जो प्रावधान संविधान के 343A में दिया गया है, क्या बोलते हैं? 343 से क्या बोलता है? जो हिंदी है भारत की राजभाषा होगा और लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक। और अगर हम लोग अनुसूची में देखें तो 8वीं अनुसूची कितने भाषा शामिल है? 22 भाषा शामिल है। उसमें से हमारा हिंदी भी एक भाषा शामिल है जो, ठीक है। और कौन से 4 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, 92 संविधान संशोधन के तहत, ठीक। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये 7 जून 1955 को। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो BG खेर थे, ठीक है, BG खेर, बाल गंगाधर खेर, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि भाषाई आधार पर गठित सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, 1 अक्टूबर 1953, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पढ़ने के बाद हमने लिपि देखा था। लिपि क्या होता है? लिपि का अर्थ होता है लिखावट। लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है और लिपि का अस्तित्व तो बहुत लंबे समय तक रहता है, बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास को पढ़ने से पहले देखिए हिंदी शब्द कैसे आया। तो हमारे भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है जिसका क्या नाम है? सिंधु। सिंधु को क्या बोलते थे? ईरानी लोग क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे, ठीक है। हिंदू से बाद में वो हिंद हो गया। फिर उस हिंद में फारसी का ई प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? वो हिंदी बन गया, ठीक है। ये हिंदी शब्द हुआ। फिर हिंदी भाषा के विकास के 3 दृष्टिकोण देखे हमने, कौन कौन सा? ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक या संवैधानिक देखे थे ना। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखे कि हिंदी के इतिहास कैसा रहा है ना, कैसे संस्कृत से पूरा हिंदी तक बना है, उसको हम लोग देखे थे, ठीक है। तो हमारी जो मूल भाषा है, जो जगतजननी भाषा कौन सा है? तो संस्कृत है। संस्कृत के भी 2 रूप है, कौन कौन सा? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से किसका रचना हुआ था? वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का। और जो लौकिक संस्कृत से जो हमारे धर्म महाग्रंथ है, रामायण हो गया, महाभारत, इनकी रचना हुआ था, ठीक है। लौकिक संस्कृत क्या होता है? सरल होता है। लौकिक संस्कृत सरल होता है। तो लौकिक संस्कृत में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। लौकिक संस्कृत से किसका विकास हुआ? पाली भाषा का। पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर अप्रभंश, अप्रभंश से प्रकार सौरसेनीय प्रभंश, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। भौगोलिक दृष्टिकोण में बताया कि जो हिंदी भाषा का विकास जनरली देखा जाए तो कहाँ हुआ है? मध्य भारत के क्षेत्रों में हुआ है। मध्य भारत के क्षेत्रों में, गंगा जमुना के जो मैदान है उसी की तरफ, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक दृष्टिकोण देखिए, आर्टिकल कितने में है, कौन से भाग में है, ठीक है। आर्टिकल 343 से क्या बोलता है सब बता दिया था ना। फिर उसके बाद हमने व्याकरण शुरू किया था। तो व्याकरण 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, विधनादनकरण, जिसका अर्थ होता है भली बात समझना। व्याकरण से हमें 3 बातों के बारे में जानकारी मिलता है, कौन कौन सा? भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। तो व्याकरण वह ग्रंथ, रचना, कृति, संस्करण है जिससे हमें भाषा का शुद्ध लेखन, भाषा का शुद्ध प्रयोग और भाषा का शुद्ध उच्चारण के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। फिर वर्ण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, कौन कौन सा? मतलब व्याकरण के 3 अंग होते हैं, कौन कौन सा? वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है। वर्ण, शब्द और वाक्य। तो व्याकरण की मतलब भाषा की सबसे छोटी कौन सा होता है? तो वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो भी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वाक्य, बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे वर्ण के बारे में। अच्छा, इसी वर्णों की सार्थक योग से किसका निर्माण होता है? शब्द का। और शब्दों के सार्थक योग से वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है, बताया था। फिर वर्ण के बारे में हमने स्टार्ट किए थे। टोटल नंबर मतलब टोटल कितने वर्ण है? 52 है। 52 में से 11 स्वर है और 35 मूल व्यंजन है, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? समझ आ गया ना? बता दो एक बार और कि ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है। फिर ऑनलाइन वाले